रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। But due to the insulation cost, generally the three-phase stator armature winding is connected in स्टार कनेक्शन। ठीक है, जो नोट्स बनवा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में और एक चीज लिख देते हैं, दैट इज इन स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज जो होता है वो होता है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, सो दैट लाइन वोल्टेज के फेज, अगर लाइन वोल्टेज स्टार डेल्टा दोनों में सेम रखेंगे तो फेज वोल्टेज की वैल्यू कम आएगी, फेज वोल्टेज अगर कम होगा तो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम होगा। सो दैट लेस insulating material is required। Less insulating material is required as compared to delta connection। डेल्टा कनेक्शन के कंपेयर में लेस इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कॉस्टिंग कम होती है। इसलिए हम लोग जो है स्टेटर पे जो थ्री फेज वाइंडिंग होगी उसको हम लोग जनरली स्टार और डेल्टा किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रायः उसको लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, स्टार में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो हमारा स्टेटर होता है वो सॉलिड नहीं होता है। स्टेटर जो होता है वैसे तो आपका जो है स्टील का बना होता है, लेकिन सॉलिड स्टील यूज नहीं करते क्योंकि ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज लैमिनेटेड स्टील कोर यूज करते हैं स्टेटर। ठीक है, जो स्टेटर होगा वो लैमिनेटेड होगा ड्यू टू द रिड्यूस द ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, स्टेटर कोर इज to reduce the to reduce to reduce the ED current loss and hysteresis loss। Hysteresis loss। The stator core the stator laminated steel stator core is used। Laminated steel core is in the stator। स्टेटर का जो कोर होता है वो स्टील का बना होता है, लेकिन कैसी स्टील होती है, लैमिनेटेड स्टील कोर यूज करते हैं इन द स्टेटर। ठीक है, लैमिनेटेड स्टील कोर लैमिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा स्टेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कई बार जो है जो बड़ी मशीन होती हैं उसमें फ्रेम को यूज कर लेते हैं।
तो बड़ी मशीन में जो फ्रेम होता है वो आपका दैट इज कास्ट आयरन का बना होता है, और छोटी रेटिंग की जो मशीन होती है उसमें जो फ्रेम होता है वो आपका स्टील का बना होता है, ठीक है। तो स्टेटर जैसे जो मशीन होती है, मशीन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। कोई धक्का है या फिर जो है जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे मशीन को डैमेज होने बनाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। और तो जो फ्रेम होता है, तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, फ्रेम, फ्रेम के बारे में, दैट इज जो फ्रेम होता है और लार्ज रेटिंग मशीन और large rating machine I cast iron frame are used, cast iron frame are used, और लिख रहा हूँ फॉर मीडियम और लो रेटिंग, और लो रेटिंग कर लो, और इसमें मीडियम और लार्ज रहेगा, ठीक है, लेकिन लार्ज लिखी है लेकिन अंडरस्टूड है। और लो रेटिंग मशीन, मशीन द स्टील फ्रेम आर यूज, स्टील के फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने सिंक्रोनस मशीन में सर बता रहे थे कि सर ने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि अगर आपके पास थ्री फेज वाइंडिंग है जो कि बैलेंस है स्पेस में, अगर मैं थ्री फेज वाइंडिंग जो कि स्पेस में बैलेंस है उसको मैं थ्री फेज बैलेंस करंट से अगर एक्साइट करूंगा, अगर मैं थ्री फेज वाइंडिंग जो कि स्पेस में बैलेंस है उसको मैं क्या करूंगा, एक्साइट करूंगा थ्री फेज बैलेंस करंट, और जो बैलेंस करंट होगा वो टाइम पे बैलेंस होगा। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है, और जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट जब आप तीनों फेज में क्या करेंगे, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, तो आपके पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ द फाइम होगा, मतलब किसी भी एक फेज के मैक्सिमम फ्लक्स का 3/2 टाइम्स होगा, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द फाइम होने वाला, ठीक है। इस चीज को मैं प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि इसी का जरूरत पड़ेगा आपको इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले इतनी बात लिख लीजिए, जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको मैं जो है, जो कहते हैं ना रिसर्ची वाले जो है लेक्चर, वो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जामिनेशन को देखते हुए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है जो आपको रिक्वायरमेंट है जेई लेवल से, ठीक है। बाकी जो बड़े बड़े लेक्चर हैं वो तो गेट लेवल पे भी आप पढ़ेंगे तो भी उतना ही आने वाला है, नंबर उतना ही मिलेगा, चाहे कम पे पढ़ो चाहे ज्यादा पे पढ़ो। तो आपके जो नोट्स है मैं उस प्रकार से बनवाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलो, मेरे ख्याल से इतना लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को पहले नोट करके लिख लीजिए। when a three phase when a three phase balanced winding when a three phase balanced winding is, अच्छा जो वाइंडिंग है वो कहां पर बैलेंस होगी, स्पेस पे बैलेंस होगी, इस तरह से थ्री फेज वाइंडिंग होगी जो कि स्पेस में बैलेंस होगी। स्पेस में बैलेंस होने के बाद तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। एक अगर मान लीजिए ऐसे रखी है तो इसे 120 डिग्री पे दूसरी वाइंडिंग होगी, और दूसरा 120 डिग्री में तीसरी वाइंडिंग होगी। स्टार कनेक्शन मैंने आपको दिखाया, डेल्टा भी होगा तो ऐसे होगा, ये 120, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टार कनेक्शन प्रेफर करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है व्हेन ए थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग जो कि आपका स्पेस में बैलेंस होगी इज एक्साइटेड
इज एक्साइटेड बाय थ्री फेज बैलेंस्ड करंट, थ्री फेज बैलेंस्ड करंट, ठीक है। और ये जो थ्री फेज बैलेंस करंट है ये कहां पर बैलेंस हो गए, टाइम पे बैलेंस हो गए। मतलब अगर एक करंट मान लो आर फेज में मैंने आई एम साइन ओमेगा टी अप्लाई किया तो वाई फेज में आई एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री होगा, और आपका पी फेज में आई एम साइन ओमेगा टी -240 बोलिए, फिर +120 डिग्री बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। ये जो आपके करंट होंगे वो टाइम पे बैलेंस होंगे और वाइंडिंग आपकी स्पेस में बैलेंस होंगी, ठीक है। तो व्हेन ए थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय थ्री फेज बैलेंस करंट, ठीक है। जब मेरे पास एक थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है और इसको मैं थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करता हूं, देन ठीक है, जब आप इन तीनों वाइंडिंग को क्या करेंगे, बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो हर एक फेज में फ्लक्स आएगा, तो तीन फ्लक्स आएंगे। इन तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कैसा होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं when a three phase balance winding is excited with a three phase balance current, then a rotating magnetic field, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके बारे में बात करूं, देन द रिजल्टेंट, हाँ, देन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड then a rotating magnetic field is produced in a air gap, in a air gap a rotating magnetic field is produced in a air gap which rotates, a rotating magnetic field is produced in air gap which rotates which rotates at a which rotate at a synchronous speed, synchronous synchronous speed। सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ns से, which rotate at a synchronous speed that is represented by ns, और इसका फार्मूला होता है 120f divided by c, which rotate at a synchronous speed of a magnitude of, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी और जिसका मैग्नीट्यूड होगा ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3.25 और 1.5, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 और 5। फाइम क्या है, दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑफ ईच फेज। हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइम, ठीक है। तीन फेज में जब आप क्या करेंगे, थ्री फेज बैलेंस करने को एक्साइट करेंगे तो हर एक फेज में फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स की हर एक फेज में जो फ्लक्स आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फाइम क्या है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज उसका मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पर ये फाइम क्या है, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑफ each phase, ठीक है। अब जो है ये चीज हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, चाहे स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग है, स्टेटर में अगर थ्री फेज वाइंडिंग को आप थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। रोटर में भी अगर थ्री फेज वाइंडिंग है और उसको थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट कर देंगे तो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में इनपुट में हम कहा देते हैं, दैट इज इनपुट जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है थ्री फेज, स्टेटर वाइंडिंग है उसमें हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, थ्री फेज एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भी आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी,
जो कि किस स्पीड से रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होगा, दैट इज एनएस। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से प्रिंट करेंगे, उसका फार्मूला होगा 120f डिवाइडेड बाय पी। पी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 3/2 ऑफ फाइम, जहां फाइम क्या है, हर एक फेज में जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की उसकी, मतलब ईच फेज में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका 3 पॉइंट या फिर 3/2 टाइम्स जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सर ने ग्राफिकल तरीके से बताया था, मैं आपको न्यूमेरिकल तरीके से इस चीज को प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, समझिएगा। इंडक्शन मोटर में हम लोग जो थ्री फेज सप्लाई देते हैं वो स्टेटर में देते हैं। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग है जो कि आपका स्पेस में क्या है, बैलेंस है। थ्री फेज वाइंडिंग इस तरह से होगी स्टेटर की स्टार कनेक्शन में, इसको मैं थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करूंगा। तो फिगर में जो दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाया जाता है, समझिएगा। बाकी मैं आपको लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, आप उनको देखते जाइएगा। ठीक है, हर एक चीज का इफेक्ट बट नहीं होता एग्जामिनेशन निकालने के लिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूं। ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, मैं इस चीज को बताते हैं। ठीक है, ये स्टेटर है और दिस इज स्टेटर, ध्यान से देखिएगा। दिस इज स्टेटर। स्टेटर में हमारे पास थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होगी, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होगी जो कि स्पेस में क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, मतलब 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट होगी, और तीन वायर मशीन से बाहर निकले होंगे, स्टेटर से तीन वायर निकले होंगे। ठीक है, नाउ दिस इज, इसको मैं आर फेज बोल रहा हूँ, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। दिस इज द स्टेटर। ठीक है, नाउ ये आपका आर फेज है, ये वाई फेज है एंड देयर इज द बी फेज। ठीक है, यहाँ रोटर होगा, ये रोटर है। ठीक है, रोटर में भी आप क्या करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। अगर आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और स्क्वायरल केज है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बार्स यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका रोटर है। दोनों के बीच में क्या होगा, एयर गैप, क्योंकि जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो दैट इज उनके बीच में थोड़ा सा एयर गैप होना चाहिए, तभी आपकी मशीन क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि यहाँ पर बीच में एयर गैप होगा। ठीक है, ये आपका जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये रोटर बना है, दोनों के बीच में क्या होगा, एयर गैप होगा। ये एयर गैप, दिस इज ए एयर गैप। रोटर को रोटेट करने के लिए एयर गैप दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एयर गैप दे। ठीक है, अब जैसे नथिंग बट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हम, ये मेरे पास स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है। अगर आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या करें, एक्साइट करें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थ्री फेज सप्लाई को से इसको क्या कर रहा हूँ, दैट इज कनेक्ट कर रहा हूँ। थ्री फेज वाइंडिंग को मैं थ्री फेज सप्लाई से क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज नथिंग बट द अप्लाई। यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं इस थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा हूँ थ्री फेज बैलेंस करने से। ठीक है, थ्री फेज एक्साइटेशन, थ्री फेज बैलेंस एक्साइटेशन, थ्री फेज बैलेंस्ड एसी एक्साइटेशन इज अप्लाई। ठीक है, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को आप थ्री फेज बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्साइटेशन देंगे तो आपकी वाइंडिंग कंप्लीट है, फिर सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और ये जो करंट होगा वो कैसा होगा, बैलेंस करंट होगा। ठीक है, दैट इज आर फेज में हम लोग मान के चल रहे हैं कितना करंट फ्लो करा, आई आर। वाई फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, आई वाई, एंड दैट इज आई। ठीक है, और दैट इज थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को मैंने थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या किया, एक्साइट किया। दैट इज ये तीनों के तीनों करंट क्या है, बैलेंस। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूंगा, इसको मैं आई एम साइन ओमेगा टी मानूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 या फिर प्लस 120 डिग्री में। ठीक है, तो जब आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को आप थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। जब आप करंट फ्लो कराएंगे किसी वाइंडिंग में तो क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
तो जब आप थ्री फेज वाइंडिंग से क्या करेंगे, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो हर एक फेज में क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। और बेटा जो फ्लक्स होगा वो भी आपस में कैसा होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि आपको मालूम है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय करंट, तो दैट इज फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो अगर ये करंट रेफरेंस है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी आपका रेफरेंस उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये करंट जो है 120 डिग्री अगर लैग करेगा तो इसका फ्लक्स भी आपका रेफरेंस से लैग करेगा, और ये अगर 240 से या फिर 120 डिग्री से लीड करेगा तो इसका फ्लक्स भी जो है 120 डिग्री से लीड आपका क्या करेगा, लीड करेगा। तो मैंने बोला कि जब मैं थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करता हूँ तो बेटा हर एक फेज में जब करंट फ्लो करेगा तो हर एक फेज की वजह से हर एक फेज में क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो आर फेज में जो फ्लक्स है उसको मैं बोल देता हूँ फाइव। इस करंट की वजह से क्या आएगा, आर फेज में फ्लक्स आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको बोल देता हूँ दैट इज फाइव वन बोल देता हूँ, ठीक है। आर फेज में जो फ्लक्स है उसको मैं फाइव वन बोल देता हूँ, वाई फेज में जो फ्लक्स है उसको मैं फाइव टू बोल देता हूँ, और बी फेज में जो फ्लक्स है उसको मैं फाइव थ्री बोलूंगा। आपने पढ़ा होगा करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो जब आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, तो आपके पास हर एक फेज में क्या आएगा, दैट इज फ्लक्स आएगा, और ये फ्लक्स भी आपस में कैसे होंगे, बैलेंस होंगे। इनकी इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ, क्या क्या इक्वेशन होगी, फाइव वन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। जैसे आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को आप थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो तीनों फेज में क्या आएगा, दैट इज फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तीनों फेज में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आर फेज में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वाई फेज में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और पी फेज में। इन तीनों फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालना है। इन तीनों फ्लक्स का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा 3/2 ऑफ फाई एम, और वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे आप थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट राइट करेंगे तो हर एक फेज में क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। मेरे ख्याल से फिगर बना लिया हो। तो आर फेज में जो फ्लक्स आ रहा है उसको हम फाई वन बोल रहे हैं, और उसकी भी इक्वेशन क्या होगी, फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम अपना दिखना चाहिए, हर एक फेज में जो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू वो फाई एम है, दैट इज आर फेज में जो फ्लक्स है उसको मैं फाई टू बोल रहा हूँ, और वो क्या होगा, ये फ्लक्स भी आपस में बैलेंस होंगे, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और फाई थ्री की बेटा वैल्यू कितनी होगी, दैट इज फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 लिखिए, या फिर इसको प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, जैसे आप थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे तो तीनों फेज में क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अब इन तीनों फ्लक्स का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है तो इनको ऐड करते हैं। चलो इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ये फेजर्स को ड्रॉ करते हैं। इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई एम एंगल 0 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ फाई एम एंगल माइनस 120 डिग्री, एंगल माइनस 120 डिग्री, उसको मैं लिख सकता हूँ फाई एम एंगल में प्लस 120 डिग्री, ठीक है। फाई एम लिख देता हूँ, वेयर फाई एम इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन ईच फेज। हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम फाई एम से दर्शा रहे हैं। देखो हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है फाई एम, हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है फाई, तो यहाँ पर जो फाई एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन ईच फेज। हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज फाई, ठीक है। चलो इन तीनों फेज फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालना, यू वांट टू टेक द रिजल्टेंट। तो मैं फाई वन को बना रहा हूँ, आर फेज का फ्लक्स जो कि रेफरेंस होगा, आर फेज का जो फ्लक्स है दैट इज द रेफरेंस फाई वन, जो कि कितना होगा, फाई एम एंगल 0 डिग्री, दिस इज द रेफरेंस। फाई टू जो होगा इससे 120 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा,
फाइव टू जो कि कितना है फाइव एम, यहाँ लिखते फाइव टू कितना है, दिस इज फाइव एम एंगल -120 डिग्री। मतलब जो फाइव टू होगा वो फाइव वन से कितना लैग कर रहा है, लैग का मतलब क्लॉकवाइज में कितना एंगल हो गए, दैट इज नथिंग बट 120। कितना लैग कर रहा है 120, ये एंगल हो जाएगा 120। दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज योर 120 डिग्री। और जो फाइव थ्री है वो रेफरेंस से कितना लीड कर रहा है 120 डिग्री। तो ये रेफरेंस है, पॉजिटिव का मतलब लीड कर रहा है 120 डिग्री। यहां से लीड कर रहा है तो यहां से लैग करेगा 240, बात वही है। ठीक है, ये फाइव थ्री होगा। दिस इज फाइव, जो कि कितना है, ये फाइव थ्री है। ठीक है, चलो नाउ दिस एंगल इज नथिंग बट ये लीडिंग एंगल है, ये 120 डिग्री लीड कर रहा है। अब इन तीनों फ्लक्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट है उसी वही को हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, इन तीनों फ्लक्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है। चलो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्लक्स इनके क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलो ध्यान से देखिए, मैं कुछ लाइनें बना रहा हूँ। ये वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर ये वर्टिकल एक्सिस है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और ये पूरा एंगल कितना है बेटा, ये एंगल आपका पूरा 120 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो मैं इन जो है फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालूं, तो इसका बेटा मैं वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से मुझे ये एंगल बताओ कि क्या ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। ये पूरा एंगल आपका 180 होगा, जैसे द 180, और ये कितना 120 है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज नथिंग बट द 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री होगा, और इसी तरह ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री है, ये आपका 180 है, तो 180 में से इतना घटा देंगे तो दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब मैं कंपोनेंट करने स्टार्ट कर रहा हूँ। इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने की मैं कंपोनेंट में इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस फाइव टू का एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और एंगल की डेस्क में जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कॉस थीटा के साथ है। तो मैं कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कलर। इस फाइव टू का इस फाइव टू का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और फाइव टू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, फाइव टू कॉस 60, फाइव टू कॉस 60 डिग्री। और बेटा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा, फाइव टू साइन 60 डिग्री। तो इसके बेटा मैंने क्या किया, इस वाले के दो घटक कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह अब फाइव थ्री के भी दो घटक करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलो मैं अलग कलर से कर देता हूँ। फाइव थ्री का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, 60 डिग्री बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा फाइव थ्री कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा फाइव थ्री साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो मैंने जो है
इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लिए। अब मैं क्या करूं, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करके उनका रिजल्टेंट यहाँ निकालूंगा, सबके वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड और फिर उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, टोटल आपका जो है मैं निकाल रहा हूं कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी का। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप देखेंगे ये आपका फाइव वन है। इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स टेस्ट में तो एक साइड को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे साइड को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस साइड में पॉजिटिव ले रहा हूं, इस साइड नेगेटिव। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में निकालने जा रहा हूं, कितना लिख लीजिए। टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं। तो मैं रिजल्टेंट निकालना है टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम फाइव एच बोल देते हैं। और वो कितना होगा बेटा, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो फाइव वन ये हो जाएगा, बाकी इसकी अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। तो दैट इज फाइव वन माइनस फाइव टू कॉस 60 डिग्री माइनस फाइव थ्री कॉस 60 डिग्री। ये टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब इन सभी को मैं हटा के केवल एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा दूंगा। टोटल रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से cos 60 डिग्री आपका कैसा है, कॉमन आ जाएगा। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है माइनस cos 60 डिग्री कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा फाइव टू प्लस फाइव थ्री। नाउ दैट इज वन बाई टू। cos 60 डिग्री होता है वन बाई टू। अब मैं फाइव वन फाइव टू और फाइव थ्री की वैल्यू रख देता हूँ। बोलो, फाइव वन की वैल्यू ये है, फाइव टू की वैल्यू ये और फाइव थ्री की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू रख देता हूँ। और दैट इज नथिंग बट द फाइव वन की जगह मैंने रख दिया फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टू की जगह मैंने रख दिया बेटा फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस फाइव थ्री की जगह रख दिया फाइव एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो दैट इज आपका माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ। बाकी डेरिवेशन में लेक्चर में करवाया उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी खोलेंगे तो ये जो वैल्यू है कैलकुलेट करने पे आ जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टोटल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके पास आएगा, दिस इज नथिंग बट द थ्री बाई टू पाई एम साइन ओमेगा टी। कैलकुलेट करने पे इतना आएगा। किसी को दिक्कत है तो अपना देख सकता है। मैंने आपको बता दिया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करने के बाद। इसको आप ओपन कर लीजिएगा, साइन ओमेगा टी कॉस 120 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 120।
और इसको भी ओपन, यहाँ पे फाइव एम भी बाहर ले सकते हो, फाइव एम भी कॉमन लेके उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी इधर टोटल वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये पॉजिटिव मिलेंगे ये निगेटिव मिलेंगे, तो ऊपर डेस्क में पॉजिटिव होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट टोटल कितना आएगा, 5 3 साइन 60 डिग्री और 5 2 साइन 60 डिग्री, लेकिन माइनस में होगा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं फ्लक्स का, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 3 साइन 60 डिग्री, ऊपर है तो इसको प्लस ले लेते हैं, और एक ये अपोजिट डायरेक्ट में है तो इसको माइनस ले लेते हैं, और दैट इज नथिंग बट द, दिस इज 5 3 साइन 60 डिग्री माइनस 5 2 साइन 60 डिग्री। यहां से आप सारी साइन 60 डिग्री बाहर ले लीजिए, साइन 60 डिग्री बाहर ले लीजिए तो आ जाएगा 5 3 माइनस 5 2, सारी वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाएगा 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, एंड दैट इज 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा √3/2, 5m भी बाहर ले लेते हैं, और फिर से यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस फार्मूले को लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके पास आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 3/2 5m cos ओमेगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना आ जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना आ जाएगा, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगा। जब मैं थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करने से एक्साइट करूंगा तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा उस रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो रोटेट करेगा हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से। एयर गैप में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि तीनों फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स दिखाई देगा मशीन के अंदर, अलग अलग फेज के फ्लक्स नहीं दिखाएंगे। जब आप करंट अप्लाई सप्लाई एक्साइटेशन देंगे तो तीनों फ्लक्स एक साथ आएंगे, उनका रिजल्टेंट फ्लक्स आपको एयर गैप में दिखाई देगा, उसका रिजल्टेंट निकाल रखिए। तो मैं इनका रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, बाकी जो है जो मैं लेक्चर भेजूंगा उसमें 9 घंटे मैंने यही पढ़ाया है, तो रिसर्च नहीं करनी है, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। चलो, तो रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, जो रिजल्टेंट होगा दैट इज टोटल, मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 3/2 5m साइन ओमेगा टी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है वो कितना है, 3/2 5m cos ओमेगा नॉट। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट ये होगा, पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ मैं खींच देता हूँ इसको, दिस इज नथिंग बट द, ये ओरिजेंटल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इनका रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, दिस इज द फाइव, दिस इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा
इसको मैं फाई आर बोल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ होरिजेंटल कंपोनेंट का होल स्क्वायर। ये होरिजेंटल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तुम्हें ये लेंथ निकालनी है, ये रिजल्टेंट है। तो दैट इज नथिंग बट द होरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दो बेटा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो आ जाएगा, दिस इज 3/2 पाई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3/2 पाई एम कॉस ओमेगा नॉट टी का होल स्क्वायर। क्या कॉमन है बेटा, यहाँ से 3/2 पाई एम का होल स्क्वायर बाहर है, रूट के निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। दैट इज रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 पाई एम का होल स्क्वायर में पूरे से कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा 1/2 फाई एम या फिर 1.5 दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स। जो आपको एयर गैप में फ्लक्स दिखाई देगा, जैसे आप थ्री फेज वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करने से एक्साइट करेंगे तो तीनों फेज में फ्लक्स आएगा, लेकिन इन तीनों फेज का अलग अलग फ्लक्स नहीं दिखेगा, उनका रिजल्टेंट फ्लक्स दिखाई देगा एयर गैप में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, 3/2 ऑफ फाइव या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द फाइव, जहां फाइव क्या है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑफ ईच फेज। हर एक फेज में जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, उसका 1.5 गुना रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप। रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप, इन द एयर गैप। ठीक है, तो मैं फिगर में इस चीज को दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो मैंने लिखा हुआ है कि जब भी आप थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है, फिर जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, उसका मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स ऑफ द फाई एम होता है, फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द फाई एम होता है। ठीक है, चलो तो मैं फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी का यहाँ तक। चलो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप अपनी थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे, तो एयर गैप में क्या होगा, एक रोटेटिंग फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, या फिर जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, या ठीक है, जिसको मैं रिजल्टेंट फ्लक्स बोल रहा हूँ, वो क्या है, रोटेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, क्या होगा, एयर गैप में फ्लक्स आएगा, एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, इस एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा फाई आर, इस एयर गैप को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ साइड में। तो जैसे ही आप थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज बैलेंस करंट से एक्साइट करेंगे, तो आपका इस एयर गैप में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या फिर जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ द फाई एम होगा। और ये जो फ्लक्स आएगा एयर गैप में, जो फ्लक्स है ना, स्टेटर से रोटर में ये फ्लक्स आएगा, ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा हुआ है 3/2 ऑफ फाई एम
और ये जो फ्लक्स होगा वो किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, रोटेटिंग। तो मैंने फ्लक्स दिखा दिया आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि गंदा हो जाएगा, तो मैं फिगर में दिखा दूंगा आपको। एयर गैप में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को जब आप थ्री फेज बैलेंस का एक्साइट करेंगे तो एयर गैप में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 3/2 ऑफ फाई एम होगा। और एक किस नेचर का होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा, रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मान लेते हैं किस डायरेक्शन में रोटेट करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा। ठीक है, ये किस नेचर का होगा, रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं। और किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, सिंक्रोनस स्पीड से। इसकी जो स्पीड होगी, इस फ्लक्स की जो स्पीड होगी, एयर गैप में जो फ्लक्स है उसकी जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड होगी, जिसको हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट द 120 एफ। ये एफ क्या है, यहाँ पर जो आपने एक्साइटेशन अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सप्लाई का से एक्साइटेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई पी। पी क्या होगा, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, जो मशीन होती है वो किसी न किसी पोल के लिए डिजाइन की गई हुई, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, लाइक समथिंग, वो पोल स्टेटर के पोल। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई पी, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। इस स्पीड से रोटेट करना, सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा, ये जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो किसकी होती है, ये जो स्टेटर का फ्लक्स है। ठीक है, स्टेटर का फ्लक्स है। ठीक है, स्टेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ जिसको मैं रिजल्टेंट फ्लक्स बोल रहा हूँ। रिजल्टेंट फ्लक्स का मतलब स्टेटर का फ्लक्स। स्टेटर में आपने एक्साइटेशन दिया तो स्टेटर में क्या होगा, एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि आपका जो है क्या करेगा, आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे मैं तो करता लिख दे रहा हूँ, ये जो सिंक्रोनस स्पीड है इसका मतलब क्या है। सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जिस स्पीड से स्टेटर का फ्लक्स क्या करता है, रोटेट करता है, या फिर रिजल्टेंट फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट करता है उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। ये जो फ्लक्स आएगा एयर गैप में, जो फ्लक्स आएगा इसकी जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है, लिख देता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड किसकी स्पीड है, लिख रहा हूँ। इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड, किसकी स्पीड है, रिजल्टेंट फ्लक्स स्पीड ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स या फिर स्टेटर का जो फ्लक्स है। और इसी रिजल्टेंट फ्लक्स को हम ये भी बोलते हैं स्टेटर फ्लक्स, या फिर ऐसे लिख देता हूँ दैट इज और करके। रिजल्टेंट फ्लक्स का मतलब स्टेटर फ्लक्स है, और एट विच द स्टेटर फ्लक्स वन, स्टेटर का जो फ्लक्स है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, बंद करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे ही आप स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग, स्टेटर की थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग को थ्री फेज करंट से एक्साइट करेंगे तो आपका क्या होगा, जो एयर गैप होगा उसमें क्या होगा, दैट इज जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स ऑफ द फाई एम होगा। और जो किस स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, उसका फार्मूला क्या होगा, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। जहां आपका जो एफ है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पोल। अब स्टेटर के पोल होंगे कि रोटर के पोल होंगे, किसी भी रोटेटिंग मशीन में स्टेटर और रोटर में दोनों में सेम पोल होता है। तो जैसे आपको कभी क्वेश्चन में बोला 6 पोल की मशीन है, तो ये जो 6 पोल होते हैं वो स्टेटर के होते हैं कि रोटर के, दोनों में बराबर पोल होंगे। तो अगर 6 पोल की मशीन हो तो स्टेटर में भी 6 पोल इंड्यूस होंगे और आपके रोटर में भी 6 पोल इंड्यूस होंगे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो हमेशा स्टेटर और रोटर दोनों के पोल हमेशा बराबर होते हैं, तो जो भी पोल दिए होंगे वो स्टेटर रोटर दोनों के होते हैं। और पी क्या रिप्रेजेंट है, नंबर ऑफ पोल। इसलिए ये नहीं लिखा जाता कि स्टेटर के पोल है कि रोटर के पोल है, ये पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, जब आप अपने थ्री फेज बैलेंस फाइंडिंग को थ्री फेज करंट से एक्साइट करेंगे तो आपका एयर गैप में या फिर स्टेटर में क्या होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि रोटेटिंग नेचर की होगी।
जिसका मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स ऑफ द फाइव एम होगा, वो किस स्पीड से रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, चलो ये तो मुद्दे की बात हो गई। जितना मैंने बताया उससे कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनते हैं, सारे क्वेश्चंस कवर हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। अब बात करते हैं रोटर के बारे में। ठीक है, रोटर के बारे में। ठीक है, इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के रोटर यूज किए जाते हैं। या तो स्क्वायरल केज रोटर यूज किया जाएगा, जिस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर यूज करते हैं उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और एक होगा आपके पास, दैट इज नथिंग बट द स्लिप रिंग रोटर, दैट इज स्लिप रिंग रोटर। तो जिस इंडक्शन मोटर में हम लोग स्लिप रिंग रोटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अब हम लोग रोटर के बारे में आते हैं। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं। आगे नेक्स्ट बात करें रोटर के बारे में। ठीक है, दैट इज रोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के रोटर होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में थ्री फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार के रोटर यूज करते हैं। एक होता है स्क्वायरल केज टाइप रोटर, और एक होता है आपके पास दैट इज नथिंग बट द स्लिप रिंग टाइप रोटर। स्लिप रिंग टाइप रोटर। जिस इंडक्शन मोटर में, जिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स होता है गहली, गिलहरी के पिंजरे टाइप का रोटर होता है। ठीक है, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, और केज मीन्स होता है पिंजरा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, जिस इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्वायरल केज टाइप रोटर यूज करते हैं उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जिस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज टाइप रोटर यूज किया जाएगा उस इंडक्शन मोटर को क्या बोलेंगे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। शॉर्ट में हम उनको SCIM से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, SCIM। जिस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज टाइप रोटर यूज करते हैं उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SCIM। और जिस इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग टाइप रोटर यूज करते हैं उस इंडक्शन मोटर को बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायरल केज टाइप रोटर को बता देता हूँ कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज स्क्वायरल केज टाइप रोटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो एक ट्रांसफार्मर, इसका जो सर्किट बनेगा वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह होगा। बस अंतर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, लेकिन आपका जो है, जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है। तो इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है उसका जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे वो ट्रांसफार्मर की स्टेटर की तरह काम करेगा, और जो रोटर का सर्किट होगा वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तरह काम करेगा।
लेकिन आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुछ रोटेट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी जिसको हम लोग रोटर सर्किट बोल रहे हैं वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटर का जो सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। सर्किट को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा, तो हम लोग जनरली आपके रोटर के सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देते थे। लेकिन आपके ट्रांसफार्मर में जब तक हम लोड नहीं लगाते तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता था। तो हम बोल सकते हैं जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसका सेकेंडरी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। रोटर का सर्किट आपका सेकेंडरी की तरह काम करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने रोटर के सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि जो हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इट इज बिहेविंग लाइक ए या फिर बिहेव्स लाइक ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी is a short circuit. Rotor circuit is behaving like a secondary, stator circuit is behaving like a primary of the transformer. ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो रोटर का सर्किट होगा हमेशा, क्योंकि आप जब भी एक्साइटेशन देंगे तो स्टेटर में एक्साइटेशन देंगे, उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स रोटर के सर्किट को क्या करेगा, कट करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, क्योंकि करंट तब तक नहीं आ सकता जब तक रोटर का सर्किट कंप्लीट ना हो। इसलिए हमेशा रोटर के सर्किट को इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, कंप्लीट रखते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम कौन सा रोटर यूज करते हैं, स्क्वायरल केज रोटर यूज करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है, जो रोटर का सर्किट होता है वो स्क्वायरल मतलब गिलहरी के पिंजरे की तरह होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रोटर का सर्किट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके स्लॉट्स को कट कर देते हैं। क्या करते हैं, स्लॉट्स को कट कर देते हैं, और उन स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के जो बार होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इंबेडेड कर देते हैं। ठीक है, या फिर जैसे जो कॉपर होगा ना उसको पिघला के डाल देते हैं तो पूरा पूरा एक बार बन जाता है। और रोटर के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन बार्स को हम लोग इंड रिंग से क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इंड रिंग लगा के सारे सारे बार कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। तो जब भी बार में क्या होगा, जैसे मैं स्टेटर में सप्लाई दूंगा, फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स आपके रोटर के बार को क्या करेगा, कट करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ आएगा, सर्किट कंप्लीट है, तो आपका जो है रोटर के बार में क्या आएगा, करंट आएगा, और करंट की वजह से टॉर्क आएगा, और आपकी मोटर क्या करेगी, रोटेट करने लगे। तो वो तो प्रिंसिपल है। लेकिन हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो स्क्वायरल केज टाइप रोटर होता है उसमें क्या होते हैं, जो रोटर होता है, रोटर के पेरिफेरी में हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट कट कर देते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रोटर के जो स्लॉट कट करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर के बार को इंसर्ट कर देते हैं, इन बार को इन रिंग के द्वारा क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, स्क्वायरल केज इंडक्शन, स्क्वायरल केज रोटर का मैं फिगर बना रहा हूँ, कैसा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट कट करते हैं, और जो स्लॉट हम कट करते हैं वो तिरछे होते हैं, स्क्यूड होते हैं। ठीक है, जो स्लॉट हम कट करेंगे वो सीधे सीधे नहीं होंगे, ये हमारा रोटर होगा, रोटर की एक्सेस होगी, उससे तिरछे तिरछे स्लॉट हमेशा कट करते हैं। और स्क्यूड मतलब तिरछे होते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें दो फिनोमेना होता है, एक क्रॉलिंग होती है, एक फॉगिंग होती है। क्रॉलिंग मीन्स होती है कि आपकी जो मोटर होती है वो बहुत स्लो स्पीड में क्या करती है, रन करती है, जिसकी वजह से मोटर के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। और कॉगिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। कई बार इंडक्शन मोटर क्या होती है, आपने सप्लाई दी तो स्टार्ट नहीं होगी, अगर आपके जो है दैट इज, अगर आपके जो है जो स्लॉट्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, तो आपकी कई बार इंडक्शन मोटर क्या करती है, स्टार्ट नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फिनोमिना को, क्रॉलिंग और कॉगिंग के फिनोमिना को एलिमिनेट करने के लिए जो हम यहाँ पर बार्स लगाते हैं, जो स्लॉट हम कट करेंगे वो तिरछे स्लॉट कट करेंगे। ठीक है, कैसे स्लॉट कट करेंगे, तिरछे। मैं बना रहा हूँ स्लॉट, देखिएगा जरा।
तिरछे स्लॉट कट किए जाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूड स्लॉट। जो स्लॉट में कट करूंगा वो स्लॉट हमेशा तिरछे होंगे। साफ के पैरेलल स्लॉट्स नहीं होते। ठीक है, जो स्लॉट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से स्लॉटिंग होती है। ये मैंने इस पे क्या कर दिया, कॉपर के जो बार होते हैं कॉपर को मेल्ट कर दिया और उसके ऊपर डाल दिया, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, पूरा का पूरा एक बार बन जाएगा। ठीक है, ये कॉपर के बार होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, वाइंडिंग नहीं करते हैं। स्क्वायरल केज में वाइंडिंग नहीं होती है, बार्स होते हैं, कॉपर के बार्स होते हैं। और ये स्क्यूड होते हैं, तिरछे होते हैं, तिरछे, शाफ्ट से पैरेलल नहीं होते, उससे थोड़ा सा तिरछे होते हैं, स्क्यूड होते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं इंड रिंग से। ठीक है, यहाँ भी होंगे, यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ भी इसी तरह जैसे मैंने यहाँ किए तो इस साइड भी स्लॉट्स होंगे, उनको हम लोग क्या करते हैं, इंड रिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, इन सभी को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं इंड रिंग बना रहा हूँ, ये ब्लू कलर की इंड रिंग, इससे ये आपस में कैसे होंगे, शॉर्ट सर्किटेड होंगे। और शॉर्ट, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मैं इंड रिंग नहीं लगाऊं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, रोटर का, रोटर का सर्किट कंप्लीट चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए। तो आप इनको क्या करते हैं, इंड रिंग के थ्रू सभी को शॉर्ट करते हैं। ये पिंक कलर से जो मैंने दिखाया है, ये इंड रिंग्स है। इन सभी कॉपर के बार को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। कैसे, इंड रिंग से, दे आर शॉर्ट सर्किटेड बाय द इंड रिंग। रोटर के सभी बार एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होंगे, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने के पाथ चलेगा। ये मैं लिख देता हूँ, ये जो है क्या है, ये कॉपर के बार है, ये कॉपर के बार है, और ये जो मैंने दिखाया है, ये क्या है, इंड रिंग, इंड रिंग्स, ये आपकी इंड रिंग है। ऑल द कॉपर बार
लिख देता हूँ। और ये स्लॉट कैसे होते हैं, स्क्यूड होते हैं, स्क्यूड स्लॉट्स कट होते हैं, ठीक है, तिरछे होते हैं स्क्यूड स्लॉट्स। और इन स्क्यूड स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, रोटर के बार को प्लेस कर देते हैं और इन सभी को ऑल द all the copper bars are short circuited by the end rings, by the end rings, ठीक है, end ring द्वारा क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब जो स्क्वायरल केज जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, या फिर जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि तो यहीं पर जो हमारे पास एक सॉलिड कोर होगा रोटर में, उस पर हमने थोड़े थोड़े तिरछे स्लॉट कट कर दिए, बाकी पूरा अंदर से जुड़ा हुआ होता है, ये कैसा होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। स्क्वायरल केज जो रोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि वाइंडिंग है जल जाएगी लाइक समथिंग, तो मेंटेनेंस कम होता है। स्क्वायरल केज रोटर की इफिशियंसी कैसी होती है, आपकी हाई होती है। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो स्लिप रिंग से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल रजिस्टर, ये जो रोटर का सर्किट है ना, रोटर के सर्किट में मैंने यहाँ पर इन रिंग से इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिसकी वजह से मैं इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकता। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकता तो आपका जो है, जो स्क्वायरल की इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, और हम इसमें स्पीड को वेरी नहीं कर सकते, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसकी खूबियां लिख देता हूँ स्क्वायरल केज जो मेरे पास रोटर है उसके बारे में। यहाँ पर अभी ये रोटर का सर्किट कंप्लीट हो गया, अब मैं कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन स्लिप रिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग की हेल्प से तीनों वायर को निकालते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके एक्सटर्नली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां पर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। और वहां पर हम अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल अच्छा मिलता है। लेकिन इसमें हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो इसका ड्रॉबैक है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा और ये लगभग एक कांस्टेंट स्पीड से रन करती है। और जो मैं लेक्चर शेयर करूंगा उनको देख जरूर लीजिएगा रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग जो रिसर्चिंग हो, बाकी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट नोट्स बनवा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, स्क्वायरल केज टाइप रोटर के बारे में। ऑल द कॉपर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड रिंग। रोटर के सर्किट को कंप्लीट करने की, याद रखें रोटर का सर्किट हमेशा कंप्लीट होता है, ट्रांसफार्मर में जब तक लोड नहीं लगाते तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायरल के रोटर में पहला चीज लिखना है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, रोबस्ट होता है। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब मजबूत, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा, इसमें मेंटेनेंस कम होता है, लेसर मेंटेनेंस, लेसर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कम होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी ज्यादा होती है, हायर इफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर ज्यादा होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से ज्यादा होता है, दैट इज हायर पावर फैक्टर, ठीक है। और
क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो स्पीड को हम लोग चेंज कर नहीं सकते, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से रन करती है। लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि स्क्वायरल केज रोटर जिसमें यूज कर रहे हो वही, तो उस मोटर को हम बोलेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रन एट कांस्टेंट स्पीड। ये आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, रन करती है, क्योंकि स्पीड वेरी नहीं कर सकते जब तक एक्सटर्नल एंड लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है, लेकिन कई सारे ऐसे हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, तो हम फिर वहां पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूज नहीं करते, वहां पर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग टाइप रोटर यूज किया जाता है। ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। जो मेरे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट मतलब मजबूत होता है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, इफिशियंसी ज्यादा होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी ज्यादा होती है, उसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, इसमें स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, और उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो छोटी जो मशीन होती है वो स्क्वायरल केज होती है, और हाई रेटिंग की जो मशीन होती है वो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, जिसमें आपको ज्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने हैं सेकंड टाइप का रोटर, दैट इज नथिंग बट द स्लिप रिंग टाइप रोटर। मेरे ख्याल में तुमने लिख लिया होगा। सेकंड, सेकंड लिखिए, स्लिप रिंग टाइप रोटर। और उसी को स्लिप रिंग टाइप रोटर को बोल देते हैं वाउंड टाइप रोटर। ध्यान से देखिएगा, स्लिप रिंग टाइप रोटर में हम लोग क्या करते हैं, रोटर में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग टाइप जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो रोटर होता है उसमें थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग प्लेस की जाती है, लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग प्लेस नहीं की जाती है। उसमें क्या होते हैं, कॉपर के बार होते हैं। ठीक है, इसमें बार होते हैं, और यहाँ पर हम लोग रोटर के सर्किट में भी थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। स्टेटर में भी थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, जो स्टेटर स्टेटर तो दोनों का सेम होता है, स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है, लेकिन रोटर में वाइंडिंग नहीं होती। लेकिन जो स्क्वायरल दैट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टेटर में भी थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है, और रोटर में भी थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है। लेकिन आप देखें जो रोटर की थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम उसको शॉर्ट सर्किट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होता है उसमें हमारे पास रोटर के सर्किट में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है। नाउ दिस इज ए थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग, मैं रोटर की वाइंडिंग दिखा रहा हूँ। और याद रखिएगा हमेशा जो रोटर की वाइंडिंग होगी वो हमेशा स्टार कनेक्शन में ही कनेक्ट की जाती है। स्टेटर की जो थ्री फेज वाइंडिंग आप उसको स्टार डेल्टा किसी में भी कनेक्ट कर सकते, लेकिन जनरली स्टार में ही कनेक्शन मिलेगा। लेकिन जो रोटर की हमारी थ्री फेज वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार में ही कनेक्ट की जाती है। डेल्टा कनेक्शन हम रोटर की थ्री फेज वाइंडिंग में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। इसीलिए ये रोटर है, रोटर के सर्किट में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होगी। नाउ दिस इज थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग ऑफ द रोटर। नाउ दिस इज ए थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग। ठीक है, ये रोटर का शाफ्ट है, दिस इज रोटर शाफ्ट।
ठीक है, ये रोटर का शाफ्ट है, दिस इज द रोटर शाफ्ट। ठीक है, जो रोटर का शाफ्ट होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, कठोर मटेरियल का बना होता है, मुलायम मटेरियल का नहीं बना होता, नहीं तो मालूम चले चलते चलते ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो कि कैसा मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल, विच इज ए हार्ड मटेरियल। विच इज ए हार्ड मटेरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे पास रोटर की थ्री फेज वाइंडिंग होती है हमेशा स्टार में कनेक्ट होगी, स्टार में केवल एक ही ऑप्शन होता है रोटर में, स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। अब ये जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका, क्योंकि हम लोग दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीन स्लिप रिंग लेते हैं, उनके थ्रू हम इनको क्या करते हैं, रोटर की वाइंडिंग को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद इन वाइंडिंग में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इनको शॉर्ट सर्किट करते हैं रोटर के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं तीन स्लिप रिंग दिखा रहा हूँ, ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग आपकी फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है, ये स्लिप रिंग है। ठीक है, दिस इज द स्लिप रिंग। तीनों फेज की वाइंडिंग को आप रोटर के सर्किट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को की ऐड कर सकते हैं, दिस इज द स्लिप रिंग। ये जो हरे कलर से मैंने दिखाई है ये क्या है, स्लिप रिंग, जो कि किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रांच, मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रांच। ठीक है, फॉस्फर ब्रांच की बनी हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्लिप रिंग की मदद से हम इन तीनों वाइंडिंग को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड, एक्सटर्नल मीन जो बाहर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं रोटर के सर्किट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने की सुविधा होती है, इसमें स्लिप रिंग में। और बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल के हम क्या कर सकते हैं, आपके स्टार्टिंग टॉर्क और रोटर की या फिर मशीन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इन तीनों रोटर की वाइंडिंग को, अच्छा शॉर्ट सर्किट करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट सर्किट करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं। ये रोटर, रोटर का शाफ्ट, इनको हम बाहर निकालते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, मान लीजिए इतना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केवल ऐड करना, इतना ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस कुंजी को यहाँ लगा दिया, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और बाद में रोटर के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। रोटर का सर्किट हमेशा कंप्लीट होता है, रोटर के सर्किट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वहां पर इंडरिंग से करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट आएगा, केवल इतने एक्सटर्नल, ये रोटर की वाइंडिंग का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कुंजी के से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना ही तुम्हारा क्या होता जाएगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम आर एक्सटर्नल बोल रहे हैं। रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को R2 से मैं रिप्रेजेंट करूँ, R2।
ये रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट करने का प्रोविजन होता है। हर एक फेज में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं और बाद में हम जो है रोटर की वाइंडिंग को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज फायदा क्या होता है इसका, व्हाट द एडवांटेज। जो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। इसको हम बदल सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। कुंजी को बस बदलना है। ठीक है, जिसकी वजह से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल के हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहां आपको, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हेल्प में हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। दैट इज वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड भी मिलती है बाई। ये दोनों चीज हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरिएबल स्पीड बाई वेरिंग, बाई वेरिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके जो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क कैसे प्रोडक्शन होता है, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। अगर कभी भी आपको मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, मशीन के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग है तो हमारा एक्साइटेशन देके एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, स्टेटर की फील्ड। रोटर में वो क्या करेगी, लिंक करेगी, फ्लक्स कट करेगी, ईएमएफ होगा, रोटर का सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर करंट है, उस करंट की वजह से यहाँ भी फ्लक्स आएगा तो यहाँ पर रोटर की फील्ड आएगी, स्टेटर की फील्ड। तो कम से कम दो फील्ड होनी चाहिए। कभी भी अगर आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है अपनी मशीन के अंदर तो कम से कम कितनी फील्ड की जरूरत रिक्वायरमेंट है, दो फील्ड होने चाहिए, दो फील्ड। ठीक है, दोनों फील्ड के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का टाइम में मतलब एक पहले या दूसरी बाद में है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के एक दूसरे के सापेक्ष ऐसी होनी चाहिए, स्टेशनरी। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, मेरे रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड, दोनों जो फील्ड होनी चाहिए एक दूसरे के सापेक्ष, उनकी गति कितनी होनी चाहिए, जीरो। मतलब अगर मान लो मैं 10 किलोमीटर से उड़ रहा हूँ, मैं 10 किलोमीटर से चल रहा हूँ, दूसरा बंदा भी मेरे साथ 10 किलोमीटर में चल रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या फिर सापेक्ष, हमारी सापेक्ष गति कितनी है, जीरो। मैं जब उसको देखूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा, अगर हम दोनों लोग 10 किलोमीटर की चल रहे हैं तो मेरा सामने दिखाई देगा तो मुझे लगेगा वो चल ही नहीं रहा। जैसे आप देखेंगे कि एक ट्रेन है, वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, उसी के ऊपर एक चील भी 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो दोनों की एक दूसरे के प्रति सापेक्ष गति कितनी है, जीरो। ठीक है, तो दैट इज सापेक्ष गति जीरो होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ, कंडीशन लिखो जरा। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हमारी मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालें, कंडीशन, कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन। कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, कभी भी अगर आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो पहली कंडीशन है कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए दो फील्ड चाहिए, टू मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट फ्लक्स बोलिए फिर फील्ड बोलिए, बात एक ही है।
टू मैग्नेटिक फ्लक्स और टू मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट, टू मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द मशीन। मशीन के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, अगर आपको फ्लक्स कम से कम दो होनी चाहिए, एक स्टेटर की होगी दूसरी रोटर की होगी। टू मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन दी मशीन। मशीन के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा है कि कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आपको सर ने जो है जब वॉट मीटर और एनर्जी मीटर पढ़ाया था तो सर ने पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास टॉर्क आपको डेवलप करना है, एक तो दो फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, कितनी फील्ड होनी चाहिए, दो फील्ड होनी चाहिए। कितनी फील्ड होनी चाहिए, दो फील्ड होनी चाहिए। एक को मैंने बोला है मान लो फाई 1, एक मिनट, बैटरी खत्म हो गई क्या? एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए, तो दैट इज मेरे पास दो फील्ड होनी चाहिए। एक को मैंने बोला फाई 1 और दूसरे को बोला मैंने फाई 2। ठीक है, और दोनों के बीच जो है क्या होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब दोनों, अगर मान लो एक थोड़ी देर एक मान लो T=0 पर है तो दो दूसरे के बीच जो है दूसरी फील्ड थोड़ी देर के बाद आनी चाहिए। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। चलो मान लिया दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अल्फा। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई 1 फाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, अगर उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो बेटा अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर आपको टॉर्क डेवलप करना है तो टॉर्क डेवलप करने के लिए दो फील्ड होनी चाहिए, और दोनों फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब अंतर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अंतर होना चाहिए। दैट इज उसी अंतर को हम वो लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसी अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दैट इज यहां से हम लोग लिख देते हैं। तो जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। जहां अल्फा डिस्प्लेसमेंट है, अगर दोनों टॉर्क के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो टॉर्क डेवलप होगा नहीं। तो यहां से मैं लिख जाऊं सो दैट
टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज दूसरा पॉइंट है, दैट इज मस्ट कंडीशन है, बोथ बोथ फ्लक्स और फील्ड हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, इन दोनों फ्लक्स की जो स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर ये ns से रोटेट कर रहा है तो ये भी ns से रोटेट होना है, तभी दोनों की सापेक्ष गति क्या होगी, जीरो। सापेक्ष गति जीरो होने का मतलब एक फ्लक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, बोथ फ्लक्स और फील्ड फील्ड हैविंग जीरो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसी को बोला जाता है कि अगर रिलेटिव स्पीड जीरो तो दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही जगह पे पाएंगे। जैसे मान लो अगर ये ns से चल रहा है, ये भी ns से रोटेट कर रहा है, तो सापेक्ष गति जीरो है, ये हमेशा इनके बीच डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा। इसी को बोलते हैं दैट इज दे आर स्टेशनरी स्टेशनरी टू ईच अदर। ये तीन तो मस्ट कंडीशन है, ये तीन चीजें अगर होंगी तो आपकी मशीन के अंदर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। पहला, टॉर्क डेवलप होने के लिए कम से कम कितनी फील्ड चाहिए, दो फील्ड चाहिए। दोनों फील्ड के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट एंगल होना चाहिए, तो यानी एक दूसरे के में क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और बेटा दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए, दोनों की जीरो होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होनी चाहिए, मतलब दोनों की स्पीड समान होनी चाहिए। ठीक है, समान। अगर ये ns से रोटेट कर, ये भी ns से रोटेट करा। एक और चीज होती है लेकिन वो कंपलसरी नहीं होती, तो उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये कंपलसरी तो तीन ही है कि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए अगर ये तीन चीजें मिल जाएगी तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो है, एक चीज मैं नोट करके लिख देता हूँ, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अगर जो है ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हुई है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपको टॉर्क की दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा, तो आपकी मशीन में जो रोटेशन वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉइस नहीं आएगी, जर्की मोशन नहीं होगा, जर्की मोशन होगा तो नॉइस आएगी। तो मैं नोट करके पॉइंट लिखा देता हूँ आपको। ये लेकिन कंपलसरी कंडीशन नहीं है, टॉर्क डेवलप होने के लिए यही तीन कंडीशन है। लेकिन अगर जो है आपके जो दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके मैग्नीट्यूड अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आपकी मशीन में नॉइस कम बहुत होगी। जब मशीन रोटेट करेगी तो नॉइस ना के बराबर होगी, मतलब मोशन जो होगा, रोटेशन जो होगा, स्मूथ रोटेशन होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ, इफ बोथ फ्लक्स और फील्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, then the noise becomes very low in the machine। तब मशीन में नॉइज बहुत कम हो। लेकिन ये रोटेशन की कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, बस नॉइज के बारे में। अगर आपको जो है टॉर्क डेवलप करना है तो यही तीन कंडीशन है जो कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे रोटेट करती है, कैसे सेल्फ स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग देखने जा। ठीक है, तो इसको कल करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग।
बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। अपना भी लिंक शेयर करूंगा और एक और टीचर का लिंक शेयर करूंगा। दो लिंक शेयर करूंगा क्योंकि आपको कई बार चीजें टफ लगती है, तो आप दोनों चीजों से जो है कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।